आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमारे आसपास जो भी मैटर है, जो भी चीजें हैं, वो सब एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर उनके मिक्सचर के फॉर्म में मौजूद है। तो XYZ जो भी चीज है वो सब इन्हीं चीजों से बनी हुई है। तो अभी तक कुल मिला के 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं जिनके बारे में हमें जानकारी है। और जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, इन सबकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। जैसे प्लास्टिक और आयरन अलग अलग है, दो एलिमेंट है पर उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग अलग है। इसी प्रकार ये 118 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब बात करते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो देखिए कि ये इतने सारे एलिमेंट्स हमें मिले हैं, तो अगर हम एक एक से इनको स्टडी करेंगे तो ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से पढ़ने में आसानी हो, स्टडी करने में आसानी हो, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप में रखें, और इस वजह से इनको ईजिली हम जान सकें कि कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इस वजह से इनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो इसी वजह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अलग अलग समय पे आए, उन्होंने इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे या जो भी कुछ है उसके आधार पे उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करी, उसको वर्गीकृत करने की कोशिश करी। और इस चैप्टर में हम खासकर इसी बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल पहले कैसी थी और अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है, कौन सा एलिमेंट कहाँ है और क्यों रखा गया है। तो यही सब इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे कुछ जानने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो आप यहाँ पे देखिए, ये सब तो बात की बात है, आप पहले यहाँ देखिए कि ये जो है एक एटम है, मान के चलो ये कोई एलिमेंट है और ये उसी का ही पूरा एटम है। तो ये किस तरीके का एलिमेंट होता है, देखिए बीच में तो आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा और उसके इर्द गिर्द हैं ये गोल गोल जो आपको सर्कल टाइप से दिख रहे हैं, ये है इनकी सेल, ठीक है। तो कोई भी एटम हो, कोई भी हो, तो न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स यहाँ आपको मिलेंगे, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और इसके अलावा ये जो बिंदी बिंदी आपको दिख रही हैं ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग सेल्स होती हैं, किसी के पास में 2 ही सेल हैं, किसी के पास में 1 ही सेल है, या मान लो किसी के साथ में 4 सेल्स हैं। ये जो हैं ये ऑर्बिट या सेल इन्हें हम बोलते हैं। तो अब पहली सेल को क्या बोलेंगे हम, तो ये यहाँ पे साइन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं के सेल, ठीक है। दूसरी को एल सेल, तीसरी को एम सेल और चौथी को एन सेल बोलते हैं। तो आपने ये चीजें याद रखनी है क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, आपको ये पता होगा तो बड़ी आसानी होगी पढ़ने में। तो यहाँ पे जो है ये है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस में ये यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और एक बात और समझ लो आप अभी कि ये जो न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों करता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये चीज आपने बहुत अच्छे से पता होगी। तो ये न्यूक्लियस जो है वो इनको अट्रैक्ट करता है। बस ये एक प्रॉपर्टी थी बेसिक, मैंने आपको बता दी, आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है हमें। तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर की। तो ये एटॉमिक नंबर क्या है, तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये अभी जो मैं आपको बता रहा था कि न्यूक्लियस है जो, इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो आगे आपको और डिटेल में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे ही समझ लो, ये मान के चलो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इस तरीके का ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर छोटे छोटे प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स है। तो इन्हीं को, इनका जो टोटल नंबर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एटम, कौन से, प्रोटॉन्स, इन्हीं को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम जेड से। तो आपने ये बात याद रखनी है, डिनोट किससे करते हैं, जेड से। तो देखो, एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट विल ऑलवेज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के, तो उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो
प्रॉपर्टी है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग अलग होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी तो खैर वही रहती है, पर उन मतलब किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है, सब में सेम नहीं होता, आपने ये याद रखना है। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर एटम जो है वो सेम एलिमेंट का है, मान के चलो आयरन और आयरन है, तो वहां पे आपको प्रोटॉन जो है वो सेम मिलेगा, प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम मिलेगा। हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर उनका सेम होगा, प्रोटॉन का नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। तो आपने ये तो पता ही है, इसको डिनोट किससे करते हैं, जेड से करते हैं। और यही नहीं, जो एटम है या एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन, उसको डिफाइंड भी हम इन्हीं एटॉमिक नंबर के बेस पे करते हैं। मान के चलिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में जो प्रोटॉन है वो एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास में एक ही प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में, इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो एक है, ओनली ऑन वन। दूसरा एक टर्म है एटॉमिक मास। तो देखिए, हालांकि ये चीज आपको शायद अलग लगे थोड़ा कि ये आप एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर क्यों बता रहे हैं। पहले तो ये है कि इससे पहले वाला चैप्टर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आई बटन में, वो देख लेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आप वो नहीं भी देख रहे हो, यही देख रहे हो, तब भी आप इन चीजों को अगर समझ लोगे तो चैप्टर आगे बहुत बेहतर ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो आप देखिए यहाँ पे ये रहे प्रोटॉन्स, ठीक है। आप ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 ये प्रोटॉन्स हैं, और यहीं पे क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। आपको और ये दोनों मिलके बनाते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो आपने हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं प्लस चार्ज होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियस, तो बात तो एक ही है। हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास की। ये क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इधर घुसोगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, अभी अपने यहीं पे देख लेते हैं। तो इन तीनों का जो सम है, इन तीनों का जो मास है वो एटॉमिक मास है। और वहां एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर सिर्फ इसका नंबर था, प्रोटॉन का, ठीक है ना। और यहाँ पे इन तीनों चीजों को मिला दो, एटॉमिक मास में इन तीनों चीजों को मिला दो, इनका सम कर दो, जो मास आएगा वो एटॉमिक मास होता है। इसका सिंबल Ma है, ठीक है। इसको और भी कई तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, हालांकि इसको एक्सप्रेस इन ग्राम्स। तो एटॉमिक, ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में इसको यूनिट सिंबल इसकी यू होती है, ठीक है ना। मास अगर लिखेंगे तो यू सिंबल ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे ग्राम वगैरह में इसको नहीं लिखते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, आप इतना समझ लो, इन तीनों का सम है, जो एक एटम के अंदर जो चीजें होती हैं उन सब का एक सम है। तो इस वजह से इसको एटॉमिक मास कहते हैं, मतलब पूरे एटम का मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। सिंपल। अभी हम आगे चलते हैं और ये चैप्टर अब आसानी से हम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर पूरे का पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर है, मतलब कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर है। तो हमें इतिहास में तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि हम देखेंगे शुरुआत से कि आखिरकार ये सब झोल झपाट केमिस्ट्री का शुरू किसने किया, किसने ये एलिमेंट्स बनाए या कहाँ से आए, जो भी कुछ है। तो उसी तर्ज पे हम पहला देखते हैं डॉर्विनियन ट्रेड्स। तो ट्रेड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ट्रेड मतलब ट्राई मतलब ट्राई कलर मतलब तीन का कुछ लोचा है। तो बिल्कुल है, तीन का लोचा ही है, और हम अब इसको डिस्कस करते हैं। तो ये उस समय की बात है, मतलब कि 1829 की बात है। उस समय सिर्फ 30 एलिमेंट ही हुआ करते थे, और उस समय पे ये जो डॉर्विनियर हैं, इन्होंने, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 ग्रुप बनाए थे एलिमेंट्स के, और उन्हीं 3 ग्रुपों को ट्राइड्स का नाम दिया गया था। किसका, ट्राइड्स का। तो डॉर्विनियर ट्राइड्स के नाम से आज भी हम उन्हें जानते हैं। तो ये इनका जो महत्व है वो इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि शुरुआत इन्होंने की। हालांकि एक प्लस पॉइंट भी था कि इनके पास सिर्फ 30 ही एलिमेंट थे, उनको ही करना था क्लासीफाई, तो वो एक अलग चीज है। पर पहली बार अगर किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो सबसे ही बड़ा मास्टरपीस होता है। बाद में तो कोई भी कर देगा, आपके दिमाग में पहले आइडिया आना चाहिए। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो ट्राइड्स थे, हालांकि जो भी थे, गलत थे सही थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये स्टडी का एक हिस्सा है, एक न्यू है। तो इस वजह से हम इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि क्या थे, क्या नहीं थे, क्या क्या इसमें था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो व्हेन एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो अभी देखो यहाँ पे एटॉमिक मास आ गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब
एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि उनका एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कैसा हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। तो उसको, उन थ्री ग्रुप्स को ही हम ट्रेड्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स लगाए गए हैं लाइन से कि लाइन से उनका एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है एक के बाद एक, उस चीज को ही हमने ट्रेड्स बोलते हैं। तो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होती है, ठीक है, पाई गई है, सेम ही पाई गई है। किनकी? ट्रेड्स की। ट्रेड्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स अरेंज करना जिनको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में अरेंज किया गया है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ए ट्राइड इज नियरली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। अब देखिए, मान लो ट्राइड तीन एलिमेंट्स थे, 1 2 3। अब ये कह रहे हैं कि मान के चलो, ये बिंदियों से समझ लेते हैं हम। तो एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा। अब इनका कहना है, अभी इसका 1 है एटॉमिक मास, इसका 2 है और इसका 3 है। अब इनका कहना ये था डोमिनियर साहब का कि जो 1 और 2 इनका अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो बीच वाले के बराबर निकलेगा, उसी के इक्वल निकलेगा, ठीक है ना। तो जो एटॉमिक मास होगा, मतलब पहले का और दूसरे का जो एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा वो बीच वाले के लंबसम होगा, मतलब बराबर होगा, कह सकते हैं इक्वल होगा या आसपास होगा। तो एक जो ट्राइड होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो काफी हद तक सिमिलर होती हैं एलिमेंट्स की। तो अभी आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं इसी चीज को और डिटेल। अभी देखिए, अब बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये रहे ट्रेड्स। तो पहला ट्रेड जो था उसमें इनका लिथियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, ठीक है ना। अब इनके एटॉमिक मास देखिए, लिथियम का 6.9, ये ऐसे करके बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। अब एवरेज का मतलब जो मैं कह रहा था आपको, अर्थमेटिक मीन, तो मान लो ये 6.9 था प्लस 39.0 अपॉन में 2। तो अर्थमेटिक मीन आपने मैथ में पढ़ा होगा, ऐसे ही निकाला जाता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, अर्थमेटिक मीन निकाला, तो ये इतना आ गया 22.95, जो कि इसके करीबी है, इसके एवरेज है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब डोमिनियर सही कह रहे थे, उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो उन्होंने 1 दे दिया, ठीक है, कि ये वाले मान लिए हमने। उसके बाद में दूसरा उन्होंने ट्रेड दिया। दूसरा कौन सा दिया? कैल्शियम का, स्ट्रोंटियम का और बेरियम का। तो इसमें भी यही प्रॉपर्टी लागू हुई। यहाँ पे भी देखिए आप 88.65, तो ये भी करीब करीब बराबर ही है, तो ये भी उनका माना गया भाई। उसके बाद में क्या? उसके बाद में उन्होंने दिए क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का दिया, और यहाँ पे भी काफी हद तक वो सक्सेस रहे। परंतु सिर्फ 30 एलिमेंट थे, 30 में से आपने केवल 9 को कर दिया क्लासीफाई, बाकी का क्या है ना, बाकी की भी तो थे। तो इस वजह से ये चीज उनकी इतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करी गई दुनिया में, पर शुरुआत उन्होंने की, इस वजह से उनका महत्व आज तक है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या थे? कि यही थे कि उन्होंने केवल 3 ट्राइड दिए बस, ठीक है ना। तो इसी वजह से उनकी ज्यादा बात, मतलब ये चीज ज्यादा मानी नहीं गई कि 3 ट्राइड से क्या होगा, बाकी के एलिमेंट्स का क्या। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो अब ये जो न्यूलैंड महाशय थे, डॉविलियर के बाद में इनकी बारी आती है। इन्होंने कुछ अच्छे और सही तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो 1866 में इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, और उस समय तक करीब 56 एलिमेंट पहचान लिए गए थे, उनकी खोज कर ली गई थी। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? तो न्यूलैंड का कहना था, उनके ये नए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मुताबिक, कि अगर एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा जाए, तो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स। तो मतलब ये इनका कहना ये था कि अगर एलिमेंट्स को हम बढ़ते क्रम में लिखें, एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में लिखें, तो हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करता है पहले वाले के साथ में। मतलब 8 से 16, तो 8 और 16 वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी, और 8 का टेबल पढ़ते जाओ आप, इस तरीके से ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले की प्रॉपर्टी होगी वो ये 8वें की होगी, और जो 8वें की होगी वो 16वें की प्रॉपर्टी होगी। तो इनका जो ये नियम था न्यूलैंड्स का, तो इन्होंने ये कहा कि ये जो इनका नियम है
ये एक म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, उसके आधार पे ये काम करता है। तो ये किस तरह से काम करता है इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं और बात करेंगे इनके लिमिटेशंस के बारे में। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके कैरेक्टर क्या थे? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर स्टार्टिंग से ही जो एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट थे। तो जैसे हाइड्रोजन से शुरू हुआ ये और थ्रोनियम पे खत्म हुआ, हाइड्रोजन से शुरू होना था, करेक्ट है। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि एट्थ एलिमेंट फॉलो द फर्स्ट एलिमेंट। तो एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले एलिमेंट के जैसी होगी। तो यहाँ पे देखिए आप, सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 और वापस से आ जाओ 8। तो यहाँ पे इनकी और इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी तो मतलब जो 8वें पे आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। हालांकि इसमें भी गलतियां हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर उनके हिसाब से जो 8 का जो जोड़ा था, जो प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, वो भी काफी हद तक सही जा रही थी। अब यहाँ देखिए, ये जो लिथियम है ये किसके बराबर है? इसकी प्रॉपर्टी Na के बराबर। ऐसे ही Be किसके बराबर है? कलर से आप समझ लिए, Mg के बराबर। BaAl के बराबर, C तुम्हारा Si के बराबर सिलिकॉन है, N ये P के बराबर, O S के बराबर। तो देखिए 8 का ये बना रहे हैं इस तरीके से, 8 पे ये प्रॉपर्टी सेम हो रही है। तो अब इसके लिमिटेशंस क्या थे? तो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज पर द लॉ वाज सीन अप टू द कैल्शियम। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही ये सिमिलरिटी देखी जा रही थी, उसके बाद के एलिमेंट्स में नहीं देखी जा रही थी। तो 8 की बात तो ठीक थी, ये 8 वाला काम सही था, पर ये सिर्फ कैल्शियम तक ही हो रहा था। तो एक तो ये लिमिटेशन हो गई। उसके बाकी के का क्या, 56 एलिमेंट थे ना। तो ओनली 56 एलिमेंट नॉन दैट टाइम वर टॉक अबाउट, एट दैट टाइम अराउंड 1 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। तो उस समय पे हर साल एक एलिमेंट की खोज हो जाती थी, और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक का ही दिया था। तो ये कम से कम ये उतना पर्याप्त नहीं था। तो कई जगह पे मान के चलो 2 एलिमेंट एक ही स्लॉट में रख दिए गए, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को यहाँ पे उन्होंने रखा है, ये देखो ये रखा हुआ है। तो अब इससे क्या हुआ, और जबकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आयरन से सिमिलर थी, ठीक है ना, आयरन से सिमिलर थी, फिर भी आयरन को इन्होंने इतना दूर रखा कोबाल्ट और निकल से। तो कुछ गलतियां इनकी में रही हैं और इन्होंने उनको एक्सप्लेन भी नहीं किया। यही इनके लिमिटेशंस थे, किसके? न्यूलैंड के। तो इसी लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। तो अब इनके बाद में एक बहुत ही समझदार कह लो या ये कह लो कि गलतियां कर करके इंसान सीख जाता है, उसके बाद आए मेंडलीव, ठीक है। तो इस इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो आखिरकार जब ये आए तब 63 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी और 1869 में इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दुनिया को सौंपी। तो इसमें उन्होंने काफ़ी सोच समझ के चीज़ें करी थी और क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये याद रखा कि जो एलिमेंट्स है उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, बढ़ते हुए एटॉमिक मास में, जैसा कि सबने किया था शुरुआत से ही। इसके अलावा उन्होंने कोशिश ये की कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में रखा जाए, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि आने वाले समय में, मैं रहूं या ना रहूं, पर आने वाले समय में ऐसे एलिमेंट्स खोज लिए जाएंगे जो इनकी जगहों को भर देंगे, मतलब उस जगह पे वो फिट बैठ जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल उनकी सटीक थी, ठीक है ना। तो ये प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव, उन्होंने ये बात पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी और अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, क्योंकि उस समय पे वो एलिमेंट्स नहीं मिले थे जिनकी प्रॉपर्टी उस ग्रुप वाले एलिमेंट से मिलती हो। तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसमें 7 पीरियड थे हॉरिजॉन्टल रोज में, जिन्हें हम बोल सकते हैं, और 8 ग्रुप थे वर्टिकल कॉलम्स में, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड भी था।
तो ऑक्साइड कंपाउंड मतलब ऑक्सीजन के साथ में जो एलिमेंट है वो, ठीक है। इसी के साथ हाइड्राइड्स मतलब जो हाइड्रोजन के साथ में जो एलिमेंट है वो। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में क्या है, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में कोई भी कंपाउंड एलिमेंट हो, जैसे मैग्नीशियम है और तो MgO हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, ये रहा एग्जांपल। तो ऑक्सीजन साथ में आ गई तो ये क्या हो गए, ऑक्साइड हो गए। तो यहाँ पे इसको किससे किया है, O से, RO से डिनोट किया है, और इसको किया है R2 से। R2 से क्यों किया है, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, तो इसको रिसेंबल R2 से, इसको RO से किया है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स में भी उन्होंने क्या किया, H आ गया साथ में, O पहले ऑक्साइड था तो O था, अब हाइड्राइड से तो H आ गया, तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, इस तरीके से ये दो चीजें और थी उनके उसमें। अब ये रही मेंडलीव के द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इन ग्रुप देख लीजिए, पीरियड देख लीजिए, और ऑक्साइड के लिए उन्होंने दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया, जो R2O है उसमें क्या होगा, एलिमेंट्स में 2 होके आ रहा होगा, और RO है उसमें डायरेक्ट है, ठीक है। अब उन्होंने कुछ जगह छोड़ी हैं, आप देख रहे हो ये जगह छूटी हुई है, तो ऐसी ही कुछ जगह छोड़ी हैं, और छोड़ने के पीछे कारण यही था क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में ये जो जगह हैं ये फिक्स हो जाएंगी। तो अब इसके फायदे क्या थे ये हम देख लेते हैं। तो कुछ जगह छोड़ी गई थी, आने वाले समय में वो मिल जाएंगी, तो गैलीनियम है, स्कैंडियम है और जर्मेनियम है, इनके लिए उन्होंने पहले से ही जगह छोड़ दी थी, ठीक है। तो इनका जो प्रिडिक्शन था न्यू एलिमेंट का वो सही निकला। एग्जाम्पल के लिए जो बोरॉन है, स्कैंडियम जैसी प्रॉपर्टी है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी गैलीनियम जैसी है, सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम जैसी है, तो ये बाद में खोजे गए, स्कैंडियम, गैलीनियम, जर्मेनियम ये बाद में खोजे गए, पर इनकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा मिलती थी किससे, बोरॉन से, एल्युमिनियम से या सिलिकॉन से, और ये चीज उन्होंने पहले ही भांप ली थी, तो इसके लिए बहुत सराहा जाता है उनको। तो नोबल गैस के लिए उन्होंने वो साइड में जो थी वो वहीं की वहीं थी, उसके लिए उन्होंने कुछ वो नहीं किया, पर यह भी बहुत बड़ी बात है कि उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन पर्टिकुलर पीरियड सो रेगुलर ग्रेडेशन, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो एक रेगुलर ग्रेडेशन दिख रही है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद में 4, 4 के बाद में डायरेक्ट 1 आ गया है, 4 के बाद में 3 आ गया, ऐसा नहीं है, लाइन से है, ग्रेडेशन के हिसाब से है, जिसकी जितनी औकात है उसके हिसाब से है। अब देखिए यहाँ पे तो आप 1 से 6, 6 से 39, 39 से 85, 85 से 132, कहने का मतलब ये तो नहीं है कि गिनती ऊपर नीचे हो रही है, तो यही वाली बात थी। आगे बात करते हैं, तो ये जो एलिमेंट्स थे एक पर्टिकुलर ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, और उनमें जो ग्रेडेशन था फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल रिएक्टिव ये भी काफी हद तक सिमिलर ही होती थी। आगे बात करते हैं लिमिटेशन क्या थी इनकी क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, तो आइसोटॉप्स की जो पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं की गई थी। आइसोटॉप क्या होते हैं, तो आइसोटॉप को समझने के लिए देखो एटॉमिक नंबर सेम होता है पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, आइसोटॉप कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इनकी जो पोजीशन थी आइसोटॉप्स की वो सही से सेट नहीं थी। तो आइसोटॉप आर एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास पर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या किया, आइसोटॉप्स आर प्लेस्ड टुगेदर बाय मेंडलीव एज देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज बट देन दिस वायलेटेड आर्गुमेंट सेम ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने क्या किया, आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज को ना देखते हुए उनको प्रॉपर्टी के आधार पर ही वहीं पे रख दिया, ये नहीं देखा उनका एटॉमिक मास के आधार पे रख दिया, प्रॉपर्टी को ना देखते हुए एटॉमिक मास के आधार पे उन्होंने वहां पे उनको रख दिया, और इसके पीछे उन्होंने कोई कारण भी नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो आइसोटॉप थे। पहली बात उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, एटॉमिक मास जरूर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, पर सिर्फ आप इस बेस पे उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ी नहीं बुला सकते, प्रॉपर्टी अलग अलग थी, तो इस बात को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहला तो ये हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। दूसरा,
प्रॉपर्टी ऑफ H आर सिमिलर टू ग्रुप 1 एज वेल एज 7। जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो पहले ग्रुप से भी सिमिलर थी, 7 ग्रुप से भी सिमिलर थी, और मेंडलीव ने इसको ग्रुप 1 में लिखा और इसके लिए भी उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि भाई क्यों रखा है क्यों नहीं। एनालोमस पेयर ऑफ एलिमेंट मतलब कि कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक वेट, तो कुछ एटॉमिक वेट वाले में भी इन्होंने लोचा कर दिया था। कैसे? कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो हाई ज्यादा होता है और निकल का जो वेट बट प्लेस बिफोर निकल, पर उसको निकल से पहले ही रख दिया उन्होंने। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट जो है वो ज्यादा है पर फिर भी उन्होंने इसको निकल के पहले रख दिया, तो ये भी समझ में नहीं आया, पेयर सही से नहीं बना है। आप एक तरफ तो ऐसा कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप इन चीजों को ध्यान भी नहीं दे रहे, तो एक ये भी लिमिटेशन था। तो प्लेसमेंट ऑफ लाइक एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, प्लेटिनियम गोल्ड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट पर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। तो अब प्लेटिनम और गोल्ड जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक सिमिलर हैं पर इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे मेंडलीव क्लासिफिकेशन के। तो इन सब के बाद में आगे हम बात करते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना। तो आप ये तो समझ गए, शुरुआत से हमने डोमिनियर के ट्राइड से शुरू किया, किसके में क्या गलतियां थी। तो फिर भी मेंडलीव का अगर देखा जाए तो काफी हद तक उन्होंने सही अपना प्रिडिक्शन दिया था, बाकी गलतियां तो सभी करते हैं। अब हम आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। हालांकि गलतियां शायद इसमें भी हो जो आगे चल के सही हो, पर हमें तो ये पढ़ना है तो हम पढ़ते हैं। तो 1913 मतलब 1983 में मोसले जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये दिखाया गया और प्रूव किया गया कि एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट की एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एटॉमिक मास से भी ज्यादा गंभीर है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का। तो अभी तक आपने देखा वो सारी चीजें जो हो रही थी वो किसके बेस पे हो रही थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो कहीं पे भी एटॉमिक नंबर की चीज नहीं हो रही थी, पर यहाँ पे 1913 में मोसले ने ये साबित किया कि एटॉमिक नंबर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी है। इनसे भी पहले, मोसले से भी पहले नील्स बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उन्होंने क्या किया था? एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही बनाई थी, ठीक है, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो जितनी भी गलतियां इधर उधर एलिमेंट्स की थी, कोबाल्ट निकल की, तो वो सब इसमें दूर हो गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव ने जो गलतियां की थी वो इसमें दूर हो गई। आगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंट की जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड कर रही थी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो वैलेंस सेल है, जो बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके आधार पे डिपेंड कर रही थी। तो इसके बारे में आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरुआत में ही वो गोल गोल जो थे उनमें जो सबसे बाहर वाला चक्कर था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी में बैलेंस ही होती है। तो आगे बात करते हैं। थस एलिमेंट इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से जिनका तो एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेम है, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ग्रुप बना वो काफी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का बना। जो ग्रुप बनाया गया उसको किसके बेस पे बनाया उन्होंने? कि वहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे गए, अगर बराबर है या सेम है तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया और इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी ज्यादा सिमिलर थी। तो यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक फंक्शन था वो उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखा गया। आगे बात करते हैं। तो बीच बीच में आपको कहीं ऐसा लगे कि कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है तो आप धैर्य रखें, आगे जाके धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें ए टू जेड बिल्कुल पानी की तरह साफ क्लियर हो जाने वाली हैं। पर देखो, हर चीज का एक समय होता है, मैं कोई भी चीज इधर की उधर नहीं कर सकता, आपने समझना है। आप अगर पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट मन में क्लियर मतलब मन में रहेगा नहीं। तो आप समझते जाइए, जितना जितना बताता जा रहा हूँ उतना उतना समझते जाइए। तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी
इसमें अब बात करते हैं हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की, कि कौन सा एलिमेंट कहाँ क्या पोजीशन थी। तो सबसे पहले तो इसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। 18 ग्रुप कौन से होते हैं ये आप देखिए, देखो 18 ग्रुप हैं, तो यहाँ से गिनिए, देखो 1 2 3 4 ये रहे ग्रुप और ये रहे पीरियड। यहाँ से आप गिनोगे तो 7 पीरियड हो जाएंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से 7 पीरियड और 18 ग्रुप। पहली चीज क्लियर। दूसरा, एलिमेंट प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर क्या है, सेम है इलेक्ट्रॉन्स के, और नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते जाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। आप देखिए इस तरीके से है ये। जैसे लिथियम की बात करें तो 2 और 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये आखिरी वाली सेल में जो है, देखिए अब सब में 1 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैलेंस मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है इस तरीके से ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली, जो सबसे बाहर वाली ये होती है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें एक है, ये मानो हाइड्रोजन का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें सोडियम की, तो इसमें सेल्स कितनी है, 3, तो ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 और एक और खींच दो 3। तो कुल मिला के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में आखिरी वाली में 1 1 ही मिल रहा है हमें। तो यही कह रहे हैं कि इन सबको एक ग्रुप में रखा गया, जिनके पास में सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको किस में रखा गया, सेम ग्रुप में रखा गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम और पोटेशियम और सोडियम में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 1 1 1 1 है सब में। तो इसी वजह से इनको सेम ग्रुप में रखा गया है। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे, तो हम नीचे आ रहे हैं, बैलेंस सेल बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो एक एक ये भी बढ़ गई है, तो ये भी ठीक है। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन वन पीरियड, एक पीरियड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ सेल मिलेंगे। तो पीरियड मतलब ये जो पीरियड है, ठीक है, एक पीरियड मतलब ये, ठीक है, दूसरा पीरियड मतलब ये पूरा, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या सेम मिलेगा आपको, उनके अंदर आपको सेल सेम मिलेंगी। मतलब ये जो 1 2 ये जो गोल गोल है ना, ये सेम मिलेंगे आपको एक पीरियड के अंदर। और आल्सो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहां से, लेफ्ट से राइट, मतलब यहां से यहां की तरफ, यहां से यहां की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा कि इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4, जैसे जैसे आगे जाएंगे एक पॉइंट से, किससे, एक यूनिट से एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक एक नंबर से बढ़ते जाएंगे। मतलब इसमें 1 है, इसमें 2 हो जाएगा, एक की जगह इसमें 3 हो जाएगा। पर ऐसा यहाँ नहीं होगा, ऐसा कहाँ होगा, पीरियड के अंदर। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, तो यहाँ बढ़ते जाएंगे वो, मान के चलो इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 हो जाएंगे, इसके अंदर 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये बढ़ते जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात करते हैं, आउटर मोस्ट और बैलेंस सेल इन ऑल 3 कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो बैलेंस सेल या हम कहें आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल, बात होगी आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाली सेल, बैलेंस सेल उसी को कहते हैं। अगर उसमें ऑल द 3 कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उन एलिमेंट्स को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे। ठीक है भाई। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन टू द ग्रुप। तो सेल्स का जो नंबर है, मतलब किसी के पास 1 थी 2 थी और 3 थी, ऐसे करके बढ़ती जा रही है अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे। मतलब अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, इस तरफ जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ये बढ़ती जाएंगी नंबर ऑफ सेल्स, मतलब कि ये जो घुमावदार हैं 1 2 3 4 ये बढ़ते जाएंगे। आगे चल के मैं आपको एक एक चीज का एक एक का बताऊंगा कि किसमें कितनी सेल्स होती हैं, बेफिक्र रहिए आप, फिलहाल ये पॉइंट्स को समझते चलिए। तो एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल आर प्लेस्ड इन सेम पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जांपल लिथियम 2 1, बेरिलियम 2 2। तो इनका क्या है, ऑक्युपाइड से जो सेल्स हैं वो सेम है। ठीक है, उनको एक ही पीरियड में रखा गया क्योंकि इनमें सेल सेम है। देखो
दो इसमें, दो ही 1 2 1 2 1 2 1 2, दो सेल हैं सबके पास में, तो इनको किधर रखा गया, सेम पीरियड में रखा गया, एक ही पीरियड में इनको रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। तो देखो 1 से 2 हुआ, क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है ना आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ 1 था, या 2 हो गया, या 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, पर क्या नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है नंबर ऑफ सेल्स। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं जैसे जैसे जा रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से इनको सेम पीरियड में रखा गया। ईच पीरियड मार्क एज न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड, तो हर पीरियड को मार्क किया जाता है उनमें जो नए इलेक्ट्रॉनिक सेल्स जो होती है उसको भरने के लिए, फिल करने के लिए। पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, तो किसी भी एलिमेंट्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो बताती है उसकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी। तो आप वो कहीं पे अगर रखा हुआ है उसी को देख के आप समझ जाओगे कि इसकी केमिकल रिएक्टिविटी या फिजिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, आप सारी चीज समझ जाओगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये तय कर देते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स उस एलिमेंट के द्वारा कैसे बनेंगे और या कितने बनेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रुप की बात करें, पहला ग्रुप मतलब कि हाइड्रोजन वाला, ये पहला ही ग्रुप है ना, ये रहा पूरा। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन कंटेन अल्कली मेटल्स, तो इसमें आपको अल्कली मेटल्स मिलेंगे। तो आप देखिए यहां से यहां तक आप आएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, अल्कली मेटल्स, और ऊपर लिखा भी हुआ है अल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 18 में अगर आप जाएंगे तो नोबल गैस मिलेंगी। तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ग्रुप 18 ये रहा, ये कलर से आप मिला लो, जिसका जिससे मिलता जाए, और आप यहाँ पढ़ते जाना कि कौन से में क्या है। हम बात करते हैं आगे जो मुद्दे की बात है जो आपको समझाना है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे सारी गलतफहमी आपकी यहाँ पे दूर हो जाएंगी। होना क्या है कि अब यहाँ पे एलिमेंट है और 20 एलिमेंट्स के करीब ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतने से ही रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा 10th क्लास में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में देखो एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका कितना है 1, और वो भी 1 ही है, और आउटर मोस्ट सेल भी इसके पास 1 ही है। तो सब कुछ 1 है हाइड्रोजन के पास। और वहीं पे अगर हम बात करें हीलियम की, तो इसके पास में सारी चीजें 2 हैं, और आउटर मोस्ट सेल भी कितनी है, फर्स्ट 1 ही, बाहर वाली जो है वही 1 ही है। ठीक है, यहाँ उसके बाद में लिथियम के बारे में बात करें तो ये पूरी टेबल बनी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है उसका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने या कहने सुनने वाली बात है नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर आप इनको समझ लेंगे, इनको पढ़ लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आगे केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री आगे है किसके ऊपर, इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख के बना के दिया है आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरी देखने वाली चीज ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, 11 12 13 14 15 16 17, मतलब पूरे 20 तक गिनती सी चल रही है पूरी। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी यही हाल मचा के रखे हैं। और यहाँ पे आप सेल्स की बात करें तो ये सेल बढ़ रही है, देखो यहाँ तक 3 3 3 3 3 है सब में। तो आउटर मोस्ट सेल कितनी हो गई, 3rd। और यहाँ पे और नीचे आ गए, पोटेशियम और कैल्शियम पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, तो आप कुल मिला के इन चीजों पे ही आपको ध्यान देना है। अब हम आगे समझते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि कहाँ से कहाँ क्या बढ़ेगा क्या कम होगा, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर, जो कि मैंने आपको अभी बताया था ग्रुप क्या होता है, कहाँ पे है, सब बताया था। तो एक ग्रुप के अंदर क्या होगा, एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर वो सेम है, ठीक है, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, तो इन्हें ग्रुप, ये जो एक ग्रुप होगा उसमें आपको वही मिलेंगे जिनके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट्स के वो सेम होंगे। अगर 2 इसके पास हैं तो 2 उसके पास भी होंगे, वही एक ग्रुप में आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप
नीचे आएंगे ग्रुप के अंदर तो क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है ना। तो आप ग्रुप के अंदर नीचे आएंगे तो मान के चलो आप यहाँ पे आ गए पोटेशियम पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल हमने अभी पीछे ही देखा था कितने हो गए थे, 4 हो गए थे, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे 4 हो गए थे। कहने का मतलब ग्रुप में अगर आप नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएंगे। पीरियड के अंदर क्या होगा, तो एलिमेंट है द सेम नंबर ऑफ सेल, पीरियड के अंदर जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अलोंग द पीरियड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाई 1 यूनिट, और पीरियड में आगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाई 1 यूनिट, तो बैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 यूनिट से बढ़ते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 वहां हमने जो टेबल में देखा था ना वो बढ़ते जा रहे थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं बैलेंसी की, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सोल ऑफ इट्स एटम, जो कि मैंने आपको बताया उसी को बैलेंसी कहते हैं, उसी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सारी चीजें सेम है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में, किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो एक ये पीरियड ये वाला था, अब यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा कि ये 1 to 4 तक इस तरीके से चलेगी गाड़ी। देखिए ना, ये थर्ड पीरियड उठा लिया है हमने, कुछ नहीं किया है, 1 2 3 थर्ड पीरियड उठा लिया ये वाला 1 2 3, ये मैग्नीशियम और सोडियम वाला उठा लिया, ये पूरे इसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उठा ऊपर वाला भी उठा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बात यही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो देखो यहाँ पे जो बैलेंसी है, बैलेंसी क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो ये सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। तो 1 2 3 4 और उसके बाद में क्या हुआ 3 2 1 0, मतलब पहले कम से ज्यादा हुई 4 तक, और फिर 4 से फिर आगे फिर 0, फिर कम होने लगी, मतलब सिलिकॉन से ये कम होने लगी। अब यहाँ पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ तक तो ठीक थी, और यहाँ से ये फिर वापस से 0 पे आ जाएगी, आर्गन पे फिर से 0 पे आ जाएगी। तो यहाँ पे यही कंडीशन चलेगी, ठीक है ना, यहाँ तक चलेगी ज़्यादा और फिर वापस से फिर 0 पे आ जाएगी। तो बैलेंसी रिमेन द सेम डाउन इन ग्रुप, और बैलेंसी जो है वो सेम रहेगी कब, अगर ग्रुप में बात करें नीचे की तरफ जाएंगे तो। आगे बात करते हैं साइज ऑफ एटम के बारे में, एटम का जो साइज है। तो एटम का साइज किससे डिफाइंड होता है, मैंने आपको बताया, ये डिस्टेंस है जो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी, इससे पता चलता है एटम का साइज। तो जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, ठीक है ना। सेल अगर ज़्यादा होंगी तो उतना बड़ा एटम का साइज होगा। तो ग्रुप में ये बढ़ता है, किसमें, ग्रुप के अंदर। कब बढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे लिथियम है तो 3 2 1 3, ठीक है। ऐसे ही सोडियम के अंदर, सॉरी 3 नहीं 2 हैं, के और एल, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ये 4 हो गई पोटेशियम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर ये इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ग्रुप के अंदर हम नीचे की तरफ आएंगे तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं इस वजह से। और बैलेंसी जो होगी वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसके अलावा, और ये बढ़ क्यों रही है ये भी समझ लो। तो एक नई सेल बनती जा रही है, इस वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। एक्रॉस द पीरियड, पीरियड के अंदर क्या है, अगर हम राइट जाएंगे, मूव टू राइट, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीजेस। अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ की तरफ राइट की तरफ जाएंगे पीरियड के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि मैंने आपको बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बैलेंस सेल क्या होंगी, कम होंगी, सेल्स के नंबर घटते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा पास में आते जाएंगे न्यूक्लियस के, और ये प्लस माइनस तो है ही, तो ये इसको इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा,
एटम जो है वो डिक्रीज उसका साइज होने लगेगा, वो श्रिंक होने लगेगा, क्योंकि वो खींच रहा है उसको, अंदर से अट्रैक्ट कर रहा है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। तो जब हम एज वी मूव राइट अगर हम राइट की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस इंक्रीज, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होने लगता है। जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, जिससे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होने लगते हैं, वो उनमें खिंचाव पैदा होने लगता है और वो न्यूक्लियस के करीब आने लगते हैं, और इसी कारण से एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने लगता है। याद रखना है, पीरियड्स के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो साइज जो होगा वो घटने लगेगा एटम का, आपने ये याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो ये वह एनर्जी है, अमाउंट, एनर्जी का एक अमाउंट है जो जरूरी है, कब, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बाउंड होता है आउटर मोस्ट सेल में किसी एटम के, मतलब कि अच्छे से, मतलब बाहर है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट अच्छे से कर नहीं पा रहा क्योंकि वो काफी दूर है, तो वो और छूट भी पा नहीं रहा है, तो गिरने की कगार पे है, पर फिर भी वो गिर नहीं पाता है। या जब वो गिरता है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, लूज करने के बाद में, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं आयनाइजेशन कैसे हुआ। तो एनर्जी का ये सोर्स यहाँ पे हुआ जब ये अलग हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से निकल गया, तो एनर्जी पैदा हुई, तो इसी को कहते हैं आयनाइजेशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो यह वह एनर्जी है जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल के एटम से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ग्रुप्स के अंदर ये कम होती है। ठीक है, तो पहले ग्रुप को अगर हम ले लें तो लिथियम 3, तो 2 और 1, ठीक है, Kl। इसी तरह सोडियम में 3 और पोटेशियम में 4 आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ पे ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एलोंग ग्रुप डिक्रीज। तो एज वी मूव डाउन एवरी टाइम ए न्यू सेल इज बीइंग एडेड, जैसे ही हम नीचे नीचे आएंगे तो नीचे नीचे आते जा रहे हैं, हर बार नई सेल जुड़ती जा रही है, तो विच न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर का चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और साइज क्या है उसका एटम का वो बढ़ता जा रहा है। तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसकी वजह से एनर्जी कैसी लगेगी, कम लगेगी, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि साइज जो है बढ़ता जा रहा है। तो यही कारण है कि ये डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है ना, ग्रुप्स के अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। आगे बात करते हैं एलोंग पीरियड, और पीरियड्स के अंदर क्या होता है, ये बढ़ती जाती है। तो पीरियड में देखो सोडियम, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, सेम है, ठीक है, सब में 3 3 3 है, बस ये बढ़ रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर बार बढ़ते जा रहे हैं। देखो 1 2 3, मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, तो न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, और साइज जो होगा एटम का वो छोटा होता जाएगा। और अगर साइज अगर छोटा होगा एटम का तो क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। इस वजह से पीरियड्स के अंदर ये चीज़ क्या है, इंक्रीज हो, इट इंक्रीज, ये इंक्रीज होती है। ठीक है, वहाँ पे डिक्रीज हो रही थी और यहाँ पे ये इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज यहाँ क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं, और बढ़ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जिससे चार्ज बढ़ गया न्यूक्लियस के ऊपर और उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, और जो साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया एटम का, और इसी कारण से एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगी, क्योंकि बॉन्ड बन जाएगा ना, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होंगे इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, जितना दूर होंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा आसानी से आप उसको खींच लोगे, लूजली बॉन्ड होंगे।
तो सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। अगर उसके पास है चिम्मक, अगर आप चिम्मक के पास बिल्कुल चिम्मक ले आओगे तो ताकत लगानी पड़ेगी ना आपको खींच के, और आप थोड़ा दूर दूर रखोगे तो थोड़ा सा झटका दोगे और वो अलग हो जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक काम करता है यहाँ पे। तो पीरियड्स के अंदर ये इंक्रीज होती है, ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज हो रही थी। अब बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। होती क्या है ये मेटेलिक प्रॉपर्टी? तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मतलब किसी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपनी आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो एक जो मेटेलिक एलिमेंट है वो क्या करता है, उसकी जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की रहती है। मेटल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और याद रखना नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और उस प्रॉपर्टी को नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट ऐसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कहीं से, तो आप समझ जाओ कि ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, ठीक है। और अगर कोई लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो आप समझ जाओ जो एलिमेंट है वो कैसा है, वो मेटेलिक है, ठीक है। तो यही होती है। आगे हम बात करते हैं। तो पीरियड के अंदर क्या होता है, ये डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। पीरियड के अंदर अगर आप जाओगे तो आप लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, कहाँ, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होगा, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये आपको क्या मिलेगा, डिक्रीज, कम होता हुआ मिलेगा, क्योंकि वहां पे सब आपको क्या मिलेंगे, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। तो देखो इस तरफ आप आओगे लिथियम की तरफ तो लीस्ट मेटेलिक है, और इस तरफ जाओगे तो मोस्ट मेटेलिक है। तो इधर डिक्रीज हो रही है और इधर इंक्रीज हो रही है। पीरियड में क्या हो रही है, डिक्रीज, ग्रुप में हो रही है इंक्रीज। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो नीचे नीचे जाओगे तो ये इंक्रीज होगी, ठीक है। नीचे नीचे अगर आप जाओगे तो ये इंक्रीज होगी। तो along group it increases, size increases, that is valence electron become more away from the nucleus due to which nuclear charge decreases and metallic character increases। तो देखिए इसके पीछे भी कारण वही है कि अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे और दूरी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की दूरी हो जाएगी न्यूक्लियस से, तो वो आसानी से लूज कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। और लूज करने, इलेक्ट्रॉन को लूज होने वाली टेंडेंसी को ही तो मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। तो ये वही वाली बात है, अगर सेल्स ज्यादा होंगी तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी या मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो लूज कर देगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पास होंगे वहां पे आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, ग्रुप्स के अंदर ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर जो है, और पीरियड के अंदर ये डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट, सिंपल सी बात है। तो साइज डिक्रीजेज अलोंग पीरियड, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर पे चार्ज इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे जो साइज ऑफ एटम है वो भी छोटा होता जा रहा है। इस वजह से ये नॉन मेटेलिक आपको यहाँ पे कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। कब, जब आप ये डिक्रीज होती है, ठीक है ना, साइज जब डिक्रीज होता है किसी एटम का तब ये चीज होती है। तो ये कहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, पीरियड के अंदर, ठीक है, और इंक्रीज कहाँ हो रहे थे, ग्रुप के अंदर, सिंपल सी बात है। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर इज डिक्रीज। तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड क्या होती हैं, किसी तो बेसिक ऑक्साइड इंक्रीजेस। बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती हैं जो मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं, किसी मेटल को जलाने पे जो ऑक्साइड मिलती है तो उन्हें मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं, वो नेचर में बेसिक होती हैं, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होंगी, ठीक है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, आपने यही याद रखना है, ग्रुप के अंदर बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होंगी। तो अलोंग पीरियड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस एंड एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। सिंपल लॉजिक है, अगर नॉन मेटल है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, एसिडिक ऑक्साइड मिलेगी, और अगर मेटल है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, बेसिक ऑक्साइड मिलेगी। तो ग्रुप के अंदर बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज होती है और पीरियड के अंदर एसिडिक ऑक्साइड इंक्रीज हो रही है। तो बात क्या है,
बात मेटल और नॉन मेटल वाली ही है। अब इसके अलावा बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की, तो एलोंग ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज हो रही है। इन केस ऑफ नॉन मेटल बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, आपने ये याद रखना, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और मेटल की बात करें तो वहां पे ये इंक्रीज हो रही है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जहां जहां आपको मेटल दिखेंगे वहां इंक्रीज होगी, जहां आपको नॉन मेटल दिखेंगे वहां डिक्रीज होगी। तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज्यादा लॉजिक आपने लगाना नहीं है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है? तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो मान के चलो किसी मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और किसी नॉन मेटल ने उसको गेन किया, ले लिया, तो वही चीज है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी का एक अमाउंट रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जाता है किसी एटम के, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एलोंग ग्रुप्स के अंदर ये चीज डिक्रीज होती है, ठीक है। तो पहला ही ग्रुप ले लेते हैं, डिक्रीज क्यों हो रही है? यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब कि क्या है, साइज ऑफ एटम जो है वो काफी बड़ा होता जा रहा है। तो एज वी मूव डाउन, तो नई सेल मिलती जा रही है, तो उससे न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा और साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लेस एनर्जी इज रिलीज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कोई एनर्जी बचेगी नहीं। मतलब कि अब वो कहाँ से ले पाएगा किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को? ना वो ले पाएगा उस इलेक्ट्रॉन को, ना एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ना एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कैरेक्टर तो आपको नॉन मेटल में ही देखने को ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो गेन करते हैं, ठीक है ना। तो समझना अपने को ये था कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है और ये ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, इसकी वजह से उसके पास इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि वो किसी दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सेल में ले सके, ठीक है। न्यूक्लियस के पास में इतनी ताकत नहीं रहती। तो आगे बात करते हैं, पीरियड के अंदर ये जो चीज है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रही है? यहाँ पे भी वही वाली बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो साइज जो है एटम का वो डिक्रीज होता जा रहा है। चार्ज जो न्यूक्लियस पे है वो बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है। पावरफुल हो रहा है तो वो आसानी से दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इधर आपको बढ़ती हुई मिलेगी, ठीक है। किधर? पीरियड्स के अंदर। तो सिंपल सी बात है, क्यों बढ़ती हुई मिलेगी मैंने आपको समझा ही दिया है। अब ये जो फिगर है आप इसको गौर से समझ लेंगे तो कोई चीज़ समझने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बाकी नोट्स की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा ही दूंगा। यानी कोई सवाल, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सिंपल, आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप इससे पहले वाला चैप्टर पहले पढ़ें, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा।